पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। भारत को जो आजादी सन 1947 में मिली थी, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के कामों के साथ साथ उनके शब्दों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने शब्दों से ब्रिटिश हुकूमत के जेल शासन में जी रही भारतीय जनता के अंदर आजादी की भावना जगाने का काम किया। साथ ही अपने शब्दों और लेखन से उन्होंने आजाद भारत को एक आधुनिक भारत बनने का रास्ता भी दिखाया। मोहनदास करमचंद गांधी की एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, रविंद्रनाथ टैगोर की नेशनलिज्म, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऐसी ही कुछ किताबें हैं जिससे हर एक भारतीय को जरूर रूबरू होना चाहिए। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो एक भारतीय को ये समझने में मदद कर सकती हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने एक आजाद भारत के लिए क्या ख्वाब देखे थे और उनके नजरिए से भारत की क्या समस्याएं थीं। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताबों में से जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जवाहरलाल नेहरू ने ये किताब अहमदनगर की जेल में रहते हुए लिखना शुरू की थी। वहीं ये किताब इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस किताब के जरिए जवाहरलाल नेहरू आपको भारत के इतिहास, भारत के विचार और भारत से जुड़े कई अनछुए पहलुओं के सफर पर लेकर जाते हैं। इस किताब के जरिए जवाहरलाल नेहरू ने बेहद मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए ये बताया था कि भारत जैसे देश के लिए आजाद होना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों पूरी दुनिया के लिए एक आजाद भारत बहुत जरूरी था। जवाहरलाल नेहरू ने जब ये किताब लिखी थी तो इसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के आजादी के आंदोलन को भारी संख्या में समर्थन हासिल करवाया था। नेहरू जी की इस किताब को पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों ने भारत पर हुकूमत कर रहे ब्रिटिश राज की कड़ी आलोचना शुरू कर दी। आज के समय में इस किताब को पढ़ना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और उनके विचार आजकल बेहद चर्चा में रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनके किरदार और उनके विचारों को समझना भी बहुत जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू पर होने वाली गर्मा गर्म बहसबाजी में इतने लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं कि समझ में नहीं आ पाता कि कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। जवाहरलाल नेहरू और उनके किरदार को समझने में डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी बहुत मदद कर सकती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक ऐसी किताब है जो आपको भारत के इतिहास के हर पहलू से रूबरू कराती है और अंग्रेजी हुकूमत से आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए संघर्ष की तस्वीर भी दिखाती है। आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से या तबके से जुड़े हुए हों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक ऐसी किताब है जिसे आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इस किताब की अहमियत को समझते हुए कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब की चर्चा। तो चलिए चलते हैं कुकू एफएम के साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया के सफर पर और सुनते हैं किताब का सारांश। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखने की शुरुआत अहमदाबाद के किले से की थी। वहीं 13 अप्रैल 1944 को नेहरू जी की जेल में लगभग 20 महीने पूरे हो चुके थे। हम भी नेहरू जी की किताब के सारांश की शुरुआत यहीं से करने जा रहे हैं। उनकी जेल में बंद हुए कितने दिन हो चुके थे, उस बात का अंदाजा नेहरू जी चांद को देखकर लगाया करते थे। इसी दौरान उन्हें भारत में भयंकर भूखमरी की खबर मिली। उस समय भारत के मालाबार, बीजापुर, रायपुर, उड़ीसा और देश के सबसे अमीर और उपजाऊ राज्य बंगाल में हर दिन हजारों आदमी, औरत और बच्चे खाने पीने की कमी की वजह से मौत का शिकार हो रहे थे। उस समय भारत की ब्रिटिश सरकार भूखमरी से जूझ रहे बंगाल और देश के दूसरे इलाकों में रह रहे लोगों की मदद करने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पूरी दुनिया उस समय दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी और युद्ध के मैदान में लाखों लोगों की जानें जा रही थीं। लेकिन युद्ध के मैदान में होने वाली मौतों के पीछे एक कारण और भी था।
वहीं बंगाल और आसपास के इलाकों में मौत का शिकार हो रहे भारतीय केवल ब्रिटिश अधिकारियों की नाकामी और निकम्मेपन का नतीजा था। आखिरकार जब देश विदेश में ब्रिटेन की सरकार की आलोचना और उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे तो उन्होंने कुछ कदम उठाने की सोची, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और करोड़ों भारतीय भुखमरी की वजह से मौत के मुंह में समा गए थे। कहा जाता है कि बंगाल और आसपास के इलाकों के लिए जो राशन इकट्ठा किया गया था वो ब्रिटेन ने युद्ध में लड़ने वाले अपने सैनिकों के लिए बचाकर रख लिया। इस वजह से बंगाल और आसपास के इलाकों में भुखमरी फैल गई। हालांकि भारत के इस मुश्किल दौर में अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ अमीर लोगों ने सहयोग किया। इसके साथ ही चीन के गवर्नर ने भी भारत के लिए मदद भेजी थी। गौरतलब है कि चीन खुद उस समय युद्ध से जूझ रहा था और उसके पास संसाधनों की काफी कमी थी। इसके बावजूद चीन के गवर्नर ने भारतीय लोगों के दुख को समझते हुए मदद भेजी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी लिखते हैं कि भारत इन मुश्किल हालातों को पैदा करने वाले और इन मुश्किल हालातों में उनकी मदद करने वाले लोगों को कभी नहीं भूल सकता है। नेहरू जी जब जेल में थे तो उस समय पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी। नेहरू जी दूसरे विश्व युद्ध को लोकतंत्र की जंग का नाम देते हैं। नेहरू जी याद करते हुए लिखते हैं कि कैसे जब फांसीवादी इटली और नाजी जर्मनी की शुरुआत हो रही थी तो इंग्लैंड के ताकतवर नेता उनकी दबी हुई जबान से सराहना किया करते थे। नेहरू जी बताते हैं कि मार्च 1936 में उन्हें इटली के फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी ने इटली आने की दावत दी थी, मगर उन्होंने मुसोलिनी के स्नेह न्योते को ठुकरा दिया था। नेहरू जी कहते हैं कि उस दौर में इंग्लैंड के कई नेता मुसोलिनी के सरकार चलाने के तरीके और विचारों से बेहद प्रभावित थे। इसी तरह 2 साल बाद नेहरू जी के पास जर्मनी की नाजी सरकार ने भी उनके देश आने का न्योता भेजा। जर्मनी की नाजी सरकार ये बात जानती थी कि नेहरू जी उनके विचारों के खिलाफ हैं, मगर जर्मनी की सरकार नेहरू जी को जर्मनी के हालात दिखाना चाहती थी, क्योंकि उस समय जर्मनी तेजी से प्रगति कर रहा था। लेकिन एक बार फिर अपने विचारों पर टिके रहते हुए नेहरू जी ने नाजी जर्मनी का दौरा करने से इनकार कर दिया। ये दौरा करने की बजाय नेहरू जी ने उस समय चेकोस्लोवाकिया का दौरा करने का फैसला किया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चेकोस्लोवाकिया पर ध्यान नहीं दिया था, जिसका फायदा उठाते हुए जल्द ही नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की कोशिश की। चेकोस्लोवाकिया संकट के दौरान नेहरू जी ने देखा कि फ्रांस और ब्रिटेन के अधिकारी जिस तरीके से हिटलर और नाजी जर्मनी की चापलूसी कर रहे थे, उसके लिए शायद चापलूसी शब्द भी बहुत कमजोर पड़ जाए। लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस और जिनेवा में बैठे अधिकारियों के मन में केवल हिटलर के लिए भय ही नहीं था, बल्कि वो मन ही मन उसकी तारीफ भी कर रहे थे। वहीं कुछ ही सालों में हालात पूरी तरीके से बदल गए और जो लोग हिटलर, मुसोलिनी, नाजीवाद और फांसीवाद से प्रभावित थे और जो लोग चीन में जापानी हमले का विरोध नहीं कर रहे थे, आज लोकतंत्र का झंडा ऊंचा करके खड़े हुए नाजीवाद, फांसीवाद का विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर नेहरू जी थे, जिन्होंने फांसीवाद और नाजीवाद के खतरनाक चेहरे को पहले ही पहचान लिया था। जिस तरीके से दुनिया में कई लोग नाजीवाद और फांसीवाद का समर्थन कर रहे थे, उसी तरह हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग थे जो नाजीवाद और फांसीवाद से प्रभावित थे। ऐसे लोग हिंदुस्तान की सरकार में भी शामिल थे। नेहरू जी लिखते हैं कि युद्ध के हालात बदलने पर ये हिंदुस्तानी लोग भी नाजीवाद और फांसीवाद के विरोधी हो गए थे, मगर यदि युद्ध के हालात न बदलते तो पता नहीं ये लोग आगे चलकर क्या कर बैठते। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से कई साल पहले ही उन्हें इस भयंकर युद्ध के होने का अंदाजा हो गया था। इसके लिए उन्होंने सोचना, विचारना और लिखना भी शुरू कर दिया था। नेहरू जी चाहते थे कि भारत इन महत्वपूर्ण जंग में एक अहम भूमिका अदा करे। वहीं इस महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करने के लिए ये बेहद जरूरी था कि भारत एक आजाद देश बने। यही सोच भारतीय कांग्रेस की भी थी। वो पिछले कुछ सालों से एक ऐसा संगठन बनकर उभरी थी जिसने नाजीवाद, फांसीवाद के खिलाफ आवाज उठाई। उसके साथ ही साम्राज्यवाद का भी विरोध किया। इसी तरह भारतीय कांग्रेस ने रिपब्लिक ऑफ स्पेन, चेकोस्लोवाकिया संकट और चीन के लिए भी आवाज उठाई थी। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि पिछले 2 सालों के दौरान कांग्रेस को अवैध घोषित किया जा चुका था। भारतीय कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को जेल में भर दिया गया था और कांग्रेस के हर कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी। 4 सितंबर सन 1935 के दिन अचानक जवाहरलाल नेहरू जी को
अल्मोड़ा के पहाड़ों में स्थित जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू को अचानक से इसलिए रिहा करने का फैसला किया गया था क्योंकि उनकी पत्नी कमला नेहरू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। कमला नेहरू उस समय जर्मनी के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थीं। तब नेहरू जी आनन फानन में ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए जर्मनी में अपनी पत्नी कमला नेहरू के पास जा पहुंचे। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि उनके जर्मनी पहुंचने के बाद कमला की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ। इसके साथ ही डॉक्टरों ने भी नेहरू जी को ये भरोसा दिलाया कि वाकई कमला की सेहत में सुधार हो रहा है। जर्मनी में अपनी पत्नी के पास पहुंचने के बाद नेहरू जी कहते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो उनकी पत्नी के चेहरे पर एक बहादुरी भरी मुस्कान थी। हालांकि वो बेहद कमजोर हो चुकी थीं और नेहरू जी कभी कभी उनके पास बैठकर उन्हें किताब पढ़कर भी सुनाया करते थे। नेहरू जी के यूरोप में आने की खबर सुनकर इंग्लैंड के कई दोस्त उन्हें लंदन आने का न्योता भेज रहे थे। अपनी पत्नी की हालत में सुधार होते हुए देखकर नेहरू जी ने कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद नेहरू जी इंग्लैंड से वापस आ गए। सन 1935 की सर्दियों का मौसम आ चुका था और क्रिसमस का त्योहार नजदीक था। नेहरू जी को जर्मनी का नाजी माहौल बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मगर नेहरू जी अपनी पत्नी कमला के साथ जर्मनी के जिस इलाके में रुके हुए थे वहां पर नाजी सरकार का बहुत ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आता था। कमला की तबीयत में थोड़ा और सुधार होने के बाद नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा के साथ अपनी पत्नी समेत स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में आगे का इलाज करवाने का फैसला किया। स्विट्जरलैंड का ये शहर नेहरू जी के लिए थोड़ा ज्यादा जाना पहचाना था और इंदिरा के लिए एक स्कूल भी नजदीक ही मौजूद था। स्विट्जरलैंड आने के बाद नेहरू जी को खबर हुई कि भारत में उन्हें दोबारा से भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने का फैसला किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभालने के लिए उन्हें अप्रैल में भारत जाने की जरूरत थी। नेहरू जी ने अपनी पत्नी के डॉक्टर और खुद कमला से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। डॉक्टरों ने कहा कि नेहरू जी भारत जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत अब काफी स्थिर है। कमला जी ने भी नेहरू को भारत जाकर भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने के लिए कहा, मगर जल्द ही नेहरू जी को ये खबर हुई कि कमला को उनका भारत जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इधर नेहरू जी भारत जाने के लिए अपनी फ्लाइट की बुकिंग भी कर चुके थे। तभी कमला के डॉक्टरों ने नेहरू जी से उनकी भारत यात्रा को 10 से 12 दिन के लिए रोक देने के लिए कहा। अब नेहरू जी ने डॉक्टरों से ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया। हालांकि कमला को देखकर नेहरू जी को यह अंदाजा हो गया था कि वो शारीरिक रूप से भले ही कमजोर न दिख रही हों, लेकिन मानसिक स्तर पर वो काफी कमजोर हो चुकी हैं। कमला जी को उस समय बहुत ज्यादा आघात पहुंचा जब उन्हें ये खबर हुई कि उनके साथ अस्पताल में भर्ती एक लड़के की मौत हो गई है। वहीं नेहरू जी ने उस दौरान डॉक्टरों के कहने पर अपनी फ्लाइट की बुकिंग रद्द कर दी थी। नेहरू जी देख रहे थे कि कमला की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि 28 फरवरी 1936 के दिन कमला जी ये दुनिया छोड़कर चली गईं। कमला जी की मौत के समय उनके साथ नेहरू जी, उनकी बेटी इंदिरा और विश्वसनीय दोस्त एम अटल जी मौजूद थे। कमला जी का अंतिम संस्कार स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में कर दिया गया और नेहरू जी अपनी पत्नी की अस्थियों के साथ भारत लौट आए। कमला की मौत के बाद जेल में रहने वाले नेहरू जी के कई दोस्त उनको सांत्वना देने के लिए लुसाने आए। इसके अलावा यूरोप के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भी उनके पास शोक संदेश भेजे। ऐसा ही एक शोक संदेश इटली के फासिस्ट राष्ट्रपति बेनिटो मुसोलिनी की ओर से भी आया। बेनिटो मुसोलिनी ने पहले भी जवाहरलाल नेहरू से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, मगर नेहरू जी का इरादा मुसोलिनी से मिलने का बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल नेहरू जी मुसोलिनी के फासिस्ट प्रोपेगेंडा से अच्छी तरह परिचित थे और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर अपनी भारत यात्रा के लिए नेहरू जी को इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरना था और इसलिए वो मुसोलिनी को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। मुसोलिनी और उनके बीच किसी भी तरह की गलतफहमी की संभावना को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने खेद व्यक्त करते हुए मुसोलिनी को एक पत्र लिखा और उन्हें बताया कि वो कमला की मौत के बाद ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो किसी से मुलाकात कर सकें। ये पत्र लिखने के बाद नेहरू जी ने भारत लौटने की अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही नेहरू जी अपने कमरे में पहुंचे, उनके पास मुसोलिनी ने अपने एक अधिकारी को भेजा और शाम 6 बजे नेहरू जी के साथ एक बैठक का कार्यक्रम बना दिया। मगर नेहरू जी अपनी बात पर अड़े रहे और मुसोलिनी को दोबारा एक पत्र लिखकर मुलाकात न कर पाने के लिए खेद व्यक्त किया। नेहरू जी ने मुसोलिनी से कहा कि उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि वो उनके साथ मुलाकात करने के मौके का फायदा नहीं उठा पाए। इसके बाद
नेहरू जी काहिरा बगदाद होते हुए कराची के जरिए वापस इलाहाबाद पहुंचे और कमला की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि अपनी जिंदगी के इन्हीं सालों के दौरान वो लगातार हिंदुस्तान को समझने की और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नेहरू जी ने भारत को कैसे समझा और इस बारे में उन्होंने अपने विचार कैसे बनाए, ये जानने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। जब नेहरू जी ने भारत को बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने बचपन की ओर रुख किया और भारत को लेकर जो उनके विचार बचपन में आते थे उन्हें दोबारा से याद किया, तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत के बारे में जो उनके विचार बचपन में थे वो उनके वक्त और अनुभव के साथ बदलते रहे थे। जैसे जैसे नेहरू जी की उम्र बढ़ती रही और वो भारत की आजादी के आंदोलन से गहराई से जुड़ने लगे, तो नेहरू जी को भारत को जानने के लिए और ज्यादा उत्सुकता होने लगी। नेहरू जी जानना चाहते थे कि जो भारत उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, जिस भारत ने उनके अंदर आजादी के लिए लड़ने का जज्बा पैदा किया है, वो असल में है क्या। केवल यही नहीं बल्कि नेहरू जी ये भी जानते थे कि भारत अपने इतिहास में क्या रहा है, किन चीजों ने भारत को उसके इतिहास में मजबूती दी थी और अब भारत के कमजोर पड़ने की वजह क्या है। इस दौरान नेहरू जी ने अलग अलग तरीकों से भारत को जानने की कोशिश जारी रखी। एक तरफ वो पुराने भारत से सीखने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अपने सामने मौजूद भारत को देखकर भी उसके बारे में जानकारियां हासिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। भारत के बारे में जानने के अपने इसी सफर को जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम दिया है। एक समय अलग अलग तरीकों की मदद से नेहरू जी ने भारत के बारे में जानने की कोशिश शुरू की। तब इसी सिलसिले में नेहरू जी ने भारत के इतिहास के पहले पन्ने यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जानकारी जुटाने की शुरुआत की। सिंधु घाटी सभ्यता को नेहरू जी ने भारत के इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर बताया है। कहते हैं कि सिंध के मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले थे उनसे नेहरू जी बेहद प्रभावित हुए थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू सन 1931 और 1936 में मोहनजोदड़ो के दौरे पर गए थे। यहाँ पर उन्होंने देखा कि इन ऐतिहासिक अवशेषों की सुरक्षा एवं संरक्षण में ब्रिटिश सरकार द्वारा हद से ज्यादा ढिलाई बरती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप जो अवशेष 5000 सालों से अधिक समय तक जमीन के भीतर सुरक्षित रहे, वो खुदाई के केवल कुछ सालों बाद ही दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। मोहनजोदड़ो में ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षण और सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी से बातचीत करने के बाद नेहरू जी को पता चला कि सरकार की ओर से संरक्षण और सुरक्षा के लिए लगभग न के बराबर धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार का कहना था कि दुनिया भर में मंदी आ जाने की वजह से उनके पास पैसों की कमी है और इसलिए वो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की सुरक्षा और संरक्षण पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। हालांकि इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत अपने राजकीय ऐशो आराम पर होने वाले खर्चे में कोई कमी नहीं कर रही थी। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों का संरक्षण पूरे तरीके से रोक दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की छानबीन के बाद एक हैरानी वाली बात पता चली कि ये प्राचीन सभ्यता काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष स्वभाव की थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म की मौजूदगी जरूर थी, मगर धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय नहीं था। खुदाई के दौरान ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन सभ्यता के लोगों के साथ संपर्क में थे। यहाँ तक कि सुमेरियन सभ्यता के व्यापारिक शहर में सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारियों की कॉलोनी मौजूद होने के भी सबूत मिले हैं। इतिहासकारों को भी ये मालूम हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता बेहद प्रगतिशील और विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और पर्शिया की सभ्यताओं के साथ लगातार संपर्क में थी और उनके साथ व्यापार करती थी। वहीं कई मामलों में वो उनसे बेहतर भी थी। जहां सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोगों के पास बड़ी संख्या में धन दौलत मौजूद थी। सभ्यता के शहरों की गलियों में छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलती थी, जो कि हमें आधुनिक भारत के बाजारों की याद दिलाती हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास नालियों का बेहतरीन सिस्टम मौजूद था, जिसकी लगातार सफाई की जाती थी। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता और आज के भारत के बीच अगर देखा जाए
तो काफी बड़ा अंतराल देखने को मिलता है। इस अंतराल के बीच आज के भारत और पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता को आपस में जोड़कर देखना बहुत मुश्किल नजर आता है। मगर इस सब के बावजूद एक निरंतरता का एहसास बना रहता है जो आज के भारत को 6000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ता है। नेहरू जी कहते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष उन्हें हैरान करते हैं, मगर साथ ही भारत की पुरानी परंपराओं, आदतों और पोशाक पहनने के तरीके की याद भी दिलाते हैं, जिसने लगभग पूरे पश्चिमी एशिया को प्रभावित किया था। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि भारत के इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में दर्ज है, तो चलिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। इसमें हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग असल में कौन थे। क्योंकि अब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान चुके हैं, तो जाहिर है कि हमारे मन में ये सवाल उठेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग आखिर कौन थे। इसके बारे में हमें अभी पक्की जानकारियां तो नहीं हासिल हैं, लेकिन ये बेहद संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता को स्वदेशी लोगों ने ही बसाया हो और इसका संबंध दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति से हो। वहीं कई विद्वानों ने भी दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति और सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों की जाति में समानता के कई लक्षण देखे हैं। हालांकि ये भी मुमकिन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग कहीं बाहर से आए हों, लेकिन उनके आने की तारीख बहुत ज्यादा पुरानी रही होगी। इस प्रकार हर लिहाज से हम उन्हें भारत के स्वदेशी निवासी कह सकते हैं। अब इसके बाद हमारे मन में ये जानने के लिए उत्सुकता होती है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हो गया। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत भारी बाढ़ जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से हो गया था। गौरतलब है कि सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ के लिए भी जानी जाती है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत धीरे धीरे मौसम के बदलाव की वजह से हुआ। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का आकार इतना बड़ा था कि एक झटके में सभ्यता का खत्म होना वाकई में बेहद मुश्किल नजर आता है। मगर जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव कटने लगा, तो उसी हिसाब से सभ्यता में शहरों की संख्या बढ़ने लगी और कृषि का प्रभाव बढ़ने लगा। भारत के इतिहास के इस दौर में शहरी सभ्यता भी मौजूद थी और कृषि प्रधान सभ्यता भी। भारतीय इतिहास के इस दौर में कृषि के बढ़ते हुए प्रभाव को आर्यन जाति के लोगों से जोड़कर भी देखा जाता है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा से भारत आए थे। माना जाता है कि आर्यन जाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होने के लगभग 1000 वर्ष बाद भारत में पधारे थे। वहीं उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले आर्यन और दक्षिण भारत के द्रविड़ जाति के लोगों का जब आमना सामना हुआ, तो भारत के इतिहास में पहली बार दो संस्कृतियों का गठजोड़ देखने को मिला। दोनों ही संस्कृतियों ने एक दूसरे की खूबियों और खामियों को अपनाया और एक दूसरे के जीने के तरीकों को स्वीकार किया। इसी गठजोड़ की तरह आने वाले समय में ईरानी, ग्रीक, पर्शियन, बैक्ट्रियन, सिंथियन, हुड, तुर्क, क्रिश्चियन और यहूदियों जैसी अलग अलग संस्कृतियों के लोग भारत में आए। देश में आए लोगों ने तब भारत की संस्कृति पर अपना प्रभाव छोड़ा और उसमें सम्मिलित हो गए। इसके साथ ही आर्यन और द्रविड़ संस्कृतियों के उस गठजोड़ ने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी जिसने भारत को अलग अलग संस्कृतियों को सहेजने वाला और अपने में समेटने वाला देश बना दिया। वहीं बाहर से आने वाले लोगों ने भारत पर अपना प्रभाव तो छोड़ा ही, इसके साथ ही उन पर भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। इसके बाद ही भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रभाव में बाहर से आने वाले लोगों में भी हिंदू धर्म के तत्व शामिल हो गए। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में आगे हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं। जब चीन के मशहूर तीर्थयात्री आई चिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, तब वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मध्य एशिया के लोग भारत के निवासियों को हिंदू नाम से पुकारते हैं। हालांकि ये नाम बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। भारत के लिए आर्य देश नाम कहीं ज्यादा उपयुक्त रहेगा। गौरतलब है कि भारत में धर्म के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे पुराना शब्द आर्य धर्म था। आर्य धर्म केवल एक धर्म नहीं था, बल्कि उसका महत्व एक धर्म से भी ज्यादा बढ़कर था। धर्म शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है, उसका मूल अर्थ होता है एक साथ जोड़कर रखना। धर्म एक नैतिक अवधारणा होती है जिसमें नैतिक संहिता और मनुष्य के कर्तव्यों की पूरी श्रृंखला शामिल होती है। आर्य धर्म में भारत में पाए जाने वाले सभी धर्म शामिल थे, फिर चाहे वो वेद से जुड़े हों या ना हों।
वहीं इस शब्द का इस्तेमाल बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा भी किया गया। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने मुक्ति के अपने रास्ते को आर्य पथ का नाम दिया था। वैदिक धर्म शब्द का इस्तेमाल भी उस द्वार के उन सभी धर्मों के बारे में बताने के लिए किया जाता था जो कि वेदों की शिक्षाओं पर चलते थे। इस प्रकार जो धर्म वेदों की शिक्षाओं पर यकीन करते थे उन्हें वैदिक धर्म कहा जा सकता है। वहीं सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना धर्म, और इस शब्द का इस्तेमाल भी भारत के सभी पुराने धर्मों के लिए किया जा सकता है। इनमें बौद्ध और जैन धर्म भी शामिल हैं। अपनी किताब में आगे नेहरू जी लिखते हैं कि अब हिंदू धर्म के कुछ एक परंपरावादी लोगों ने सनातन शब्द पर केवल अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है और वो खुद को सनातन धर्म का उपासक मानते हैं। निश्चित तौर पर बौद्ध और जैन धर्म को हिंदू धर्म के नाम से नहीं बुलाया जा सकता और उन्हें वैदिक धर्म का भी दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद ये दोनों धर्म भारत में ही जन्मे हैं और भारतीय संस्कृति और नीति का एक अभिन्न अंग है। इसलिए भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति कहना गलत है। हिंदू धर्म एक आस्था के तौर पर निराकार है। इसके अनेक पक्ष हैं और हर इंसान के लिए इसकी एक अलग परिभाषा हो सकती है। इसलिए हिंदू धर्म को किसी एक परिभाषा के तहत परिभाषित करने का काम बेहद मुश्किल है। लेकिन अंत में शायद ये जरूर कहा जा सकता है कि अपने धर्म की मूल भावना जियो और जीने दो वाली है। इसलिए कहा जा सकता है कि अपने इतिहास को लेकर आज तक हिंदू धर्म में अलग अलग आस्थाओं और धर्मों से अलग अलग चीजें सीखी हैं और अपने में सम्मिलित की हैं। हालांकि महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को एक परिभाषा देने की कोशिश की थी। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हिंदू धर्म को एक परिभाषा देने के लिए कहा जाए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अहिंसक तरीके से सत्य की खोज करना ही हिंदू धर्म है। एक इंसान नास्तिक होकर भी खुद को हिंदू कह सकता है। हिंदू धर्म सच्चाई का धर्म है और सच्चाई ही भगवान है। हम एक बार भगवान के लिए इनकार कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई के लिए इनकार करना हमें नहीं आता है। चलिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे भारत के पुराने साहित्य और पौराणिक कथाओं के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले वेदों को भारतीय इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज माना जाता था। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों के बीच वेदों की तिथि को लेकर काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलते हैं। एक और जहां भारतीय विद्वान इसे कहीं ज्यादा पुराना बताते हैं, तो यूरोपीय विद्वान उनसे सहमत नजर नहीं आते हैं। हालांकि आमतौर पर ऋग्वेद के रचनाकार को 1500 बीसी के आसपास माना जाता है। फिलहाल वेदों का रचनाकाल जो भी रहा हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये साहित्य दुनिया के अन्य साहित्य के मुकाबले कहीं ज्यादा पुराना है। वहीं वेद दुनिया में इंसान के दिमाग द्वारा रचित सबसे पुराने साहित्य में से एक है। जर्मनी के मैक्स मूलर ने तो वेदों को आर्यों द्वारा बोले गए पहले शब्द की उपाधि भी दी है। ऐसा कहते हैं कि वेदों की रचना आर्यों द्वारा उस समय की गई थी जब वो लोग उत्तर पश्चिम की ओर से भारत की उपजाऊ जमीन पर आए थे। भारत में रचे गए वेद उसी विचार का नतीजा थे, जिसकी बदौलत ईरान में अवेस्टा की रचना हुई। यहाँ तक कि वेदों और अवस्था की भाषा में बहुत ज्यादा समानता भी देखने को मिलती है। इसके बाद नेहरू जी अपने ऊपर पौराणिक कथाओं के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान पौराणिक कथाओं को तथ्य के नजरिए से देखेगा तो उसे ये कथाएं सच्चाई से बहुत दूर और बेवजह की मालूम पड़ती होंगी, मगर जैसे ही आप इसमें विश्वास करने लगते हैं तो इन्हें एक नया मतलब मिल जाता है। पुरानी कथाओं में विश्वास करने वालों को इसमें एक रोशनी, एक उम्मीद और एक अजब सी खूबसूरती नजर आती है। इसकी मदद से उन्हें अपनी जिंदगी के बहुत सारे अहम पाठ सीखने को मिलते हैं। भारत में आर्यों के आने के बाद कुछ नई समस्याओं का भी जन्म हुआ। इनमें से कुछ समस्याएं राजनीतिक थीं, तो कुछ समस्याएं जाति से जुड़ी हुई थीं। कहते हैं कि द्रविड़ जाति के पास सभ्यता का पुराना इतिहास तो था, लेकिन भारत में नए नए कदम रखने वाले आर्यों को यह विश्वास था कि सांस्कृतिक और सभ्यता के रूप में वो द्रविड़ जाति से कहीं ज्यादा आगे हैं। इन दो जातियों के अलावा उस समय भारत में अलग अलग कबीले, बंजारे और जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। इन अलग अलग जातियों के मिलने से और आपस में टकराव होने से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसने आने वाली शताब्दियों में भारतीय जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। ये भी मुमकिन है कि जाति व्यवस्था को आर्य और द्रविड़ जाति में से किसी ने खुद जन्म न दिया हो सकता है
कि जाति व्यवस्था उस समय के समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए विकसित की गई हो। अगर इतिहास की ओर मुड़कर देखा जाए तो उस दौर में इतिहास की सभी पुरानी सभ्यताओं में समाज व्यवस्था के तहत समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। अगर चीनी सभ्यता को छोड़ दिया जाए तो लगभग दुनिया की सभी पुरानी सभ्यताओं में हमारी जाति व्यवस्था से मिलती जुलती वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत आर्य और गैर आर्य वर्गों के साथ हुई थी। इस व्यवस्था की शुरुआत आर्य लोगों ने भारत में खुद को दूसरे लोगों से अलग रखने के लिए की थी। आर्य शब्द जिस मूल शब्द से निकलता है उसका अर्थ है जुताई करना। लगभग सभी आर्य जाति के लोग कृषि से जुड़े हुए थे और उस समय कृषि को एक उच्च कोटि का कार्य समझा जाता था। वहीं कृषि करने वाला एक आर्य पंडित का काम भी कर सकता था, सैनिक का काम भी कर सकता था और व्यापार भी कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ समाज में नए वर्णों का गठन शुरू हो गया और काम के अनुसार आर्य समाज में और भी जातियों का उदय हुआ। आर्य समाज में अब व्यापार करने के लिए वैश्य जाति, युद्ध और राजकाज का काम संभालने के लिए क्षत्रिय और धार्मिक अनुष्ठानों का कामकाज संभालने के लिए ब्राह्मण वर्ग का गठन हो गया। इसके बाद समाज के सबसे निचले तबके के तौर पर शूद्र वर्ण का जन्म हुआ, जिसमें श्रमिक और अकुशल श्रमिक शामिल थे। धीरे धीरे करके भारतीय समाज में मौजूद आर्य समाज के लोगों को भी शूद्र जाति के तहत आर्यों ने सम्मिलित कर लिया। माना जाता है कि शुरुआत में जातियों का यह विभाजन बहुत ज्यादा कठोर नहीं था। अगर कोई व्यक्ति किसी नए इलाके को अपने कब्जे में कर लेता था तो वो खुद को क्षत्रिय जाति में सम्मिलित करवा सकता था और अपने लिए ब्राह्मण वर्ग की मदद से एक उपयुक्त वंशावली बनवाकर खुद को आर्य कहानियों के किसी नायक से जोड़ सकता था। मगर धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था बेहद कठोर हो गई और एक जाति से दूसरी जाति में शामिल होना लगभग नामुमकिन हो गया। आर्य द्वारा केवल भारतीय समाज को ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति की जिंदगी को भी 4 हिस्सों में विभाजित करने का काम किया गया। पहले भाग में प्रगति, ज्ञान प्राप्त करना, किशोरावस्था, अनुशासन, आत्मानुशासन और निरंतरता को शामिल किया गया। वहीं दूसरा भाग गृह स्वामी और जगत के मनुष्य का था। तीसरा भाग राजनेता का था, जिसने सुनिश्चित शिक्षा और निष्पक्षता हासिल कर ली हो और अब वो बिना अपने स्वार्थ के लिए सोचे समाज की सेवा में तत्पर रहने के लायक हो गया हो। इस सब के बाद चौथा और अंतिम चरण वैरागी का था, जो दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ जीवन जीता था। पुरानी भारतीय सभ्यता या इंडो आर्यन संस्कृति का केंद्रीय विचार धर्म का था, जो धर्म या आस्था से कहीं ज्यादा था। ये दायित्वों की एक अवधारणा थी, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन की। ये धर्म स्वयं रीति का हिस्सा था, जो ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक कानून था और इसमें सब कुछ था। यदि ऐसा कोई कानून था तो मनुष्य को उसके हिसाब से खुद को ढालना था और उसे इस तरह के कार्य करना चाहिए कि वो उस नियम का पालन करता रहे। यदि मनुष्य ने अपना कर्तव्य किया और अपने कार्यों में नैतिक रूप से सही था तो सही नतीजे जरूर हासिल होंगे। हालांकि उस दौर में लोगों को व्यक्तिगत अधिकारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जो कि आज के समय के पूरी तरह से विपरीत है, क्योंकि आज व्यक्ति समूह और राष्ट्र के अधिकारों को काफी ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि शुरुआत से ही भारत के इतिहास में सभ्यता और संस्कृति भरपूर रूप से शामिल रही है। आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव और मुसीबतों से जूझने के बावजूद ये संस्कृति खुद को बचाने में सफल रहती है। तो शायद इसके पीछे इस संस्कृति और सभ्यता की कोई खासियत जरूर है। किस तरीके से भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने अस्तित्व को बचाए रखती है और खुद को वक्त के साथ बदलती रहती है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। वेदों के बाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास को एक नया रूप देते हुए उपनिषद की रचना हुई। माना जाता है कि उपनिषद की रचना 800 बीसी के करीब हुई थी। वहीं उपनिषद को इंडो आर्यन विचारों के विकास का एक अहम दस्तावेज माना जाता है। इसके साथ ही उपनिषद भारतीय संस्कृति और साहित्य के नजरिए से भी एक बहुत बड़ी प्रगति थी। आर्यों को भारत में स्थापित हुए एक अच्छा खासा समय बीत चुका था और एक समृद्ध और स्थिर सभ्यता भी विकसित हो चुकी थी। इस आर्य सभ्यता में पुराने और नए विचारों का मिश्रण देखने को मिल रहा था, जिसमें आर्य विचार हावी तो थे,
लेकिन पूजा पाठ करने का तरीका अभी भी पुराना था। समाज में वेदों की इज्जत तो की जाती थी, लेकिन साथ ही वेदों को लेकर जनता के बीच एक कोमल विडंबना की भावना भी देखी जा रही थी। उपनिषद की रचना करते समय पुरानी परंपराओं और ज्ञान को पीछे नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसका इस्तेमाल करके एक नई शुरुआत के लिए जमीन तैयार की गई थी। वहीं उपनिषद में मानसिक रोमांच और सच्चाई का पता लगाने के लिए और जुनून के लिए जगह छोड़ी गई है। हालांकि सच्चाई की इस खोज में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद उपनिषद के तरीकों में विज्ञान का एक तत्व देखने को मिलता है। उपनिषद में कोशिश की गई है कि सच्चाई की खोज में दकियानूसी ख्याल दखल अंदाजी न करें। वहीं उपनिषद में खुद को जानने और खुद को पहचानने पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके साथ ही आत्मज्ञान और पूर्ण आत्मज्ञान को एक ही चीज बताया गया है और इसे हासिल करने पर भी जोर दिया गया है। बाहर की दुनिया को असत्य नहीं बताया गया है, बल्कि बाहरी दुनिया को अपने आंतरिक स्वयं का हिस्सा बताया गया है। प्रारंभिक भारतीय विचारों ने ईरान के माध्यम से ग्रीस में प्रवेश किया और वहां के कुछ विचारकों और दार्शनिकों को प्रभावित भी किया। वहीं बहुत बाद में प्लोटिनस ईरानी और भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के लिए पूर्व में आया और विशेष रूप से उपनिषदों में रहस्यवादी तत्व से प्रभावित हो गया। कहा जाता है कि प्लोटिनस से होते हुए इन विचारों में से कई सेंट ऑगस्टीन के पास गए और उनके माध्यम से उपनिषद के विचारों ने उस दौर के ईसाई धर्म को प्रभावित किया। उपनिषद में लगातार शरीर की तंदुरुस्ती और मन की स्पष्टता पर जोर दिया गया है और दोनों ही चीजों में अनुशासन का होना बहुत जरूरी बताया गया है। ज्ञान की प्राप्ति या किसी उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़ा, आत्म बलिदान की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए तपस्या करना बेहद जरूरी होता है। ये विचार भारतीय संस्कृति के बौद्धिक वर्ग के साथ ही अनपढ़ वर्गों में भी हमेशा से लोकप्रिय रहा है। ये आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे ये हजारों साल पहले मौजूद था और गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को हिला देने वाले जन आंदोलनों के मनोविज्ञान को समझने के लिए उसकी जानकारी हासिल करना आवश्यक है। नेहरू जी लिखते हैं कि मेरे लिए अधिकांश अन्य लोगों की तरह उपनिषदों की अवधि की कल्पना करना और उन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करना मुश्किल है जो इनकी रचना में शामिल थी। हालांकि वो कल्पना करते हैं कि अपने विचार रखने वाली और पढ़ी लिखी छोटी सी जनसंख्या और बहुसंख्यक बिना पढ़े लिखे लोगों के बीच एक विशाल मानसिक और सांस्कृतिक अंतर के बावजूद एक बंधन था। जिस वर्णों में बैठे हुए समाज में वो रहते थे, उसके मानसिक रूप से भी अलग अलग वर्ग थे और इन्हें स्वीकार किया गया था। ऐसा करने से समाज के अलग अलग हिस्सों में आपसी लड़ाई को किसी तरीके से रोका जा सका था। यहाँ तक कि उपनिषदों के नए विचार को लोकप्रिय विचारों के हिसाब से प्रचारित किया गया ताकि वो पहले से चले आ रहे पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों के साथ सटीक बैठे, जिसकी वजह से उपनिषदों का वास्तविक अर्थ कहीं खोकर रह गया। इस तरीके से उपनिषद वर्गीकृत सामाजिक संरचना को छू नहीं सके, बल्कि उन्हें और संरक्षित करने का काम करने लगे। इस प्रकार उपनिषदों की विचारधारा बहुत सीमित रूप से ही जनता के बीच पहुंच सकी और रचनात्मक अल्पसंख्यक और अनपढ़ बहुसंख्यक जनता के बीच बौद्धिक अलगाव अधिक स्पष्ट हो गया। समय के साथ इसने नए आंदोलनों को जन्म दिया। वहीं भौतिकवादी दर्शन, अज्ञेयवाद, नास्तिकता की एक नई शक्तिशाली लहर भी देखने को मिली थी। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म और प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत भी विकसित हुए। इस तरीके से ये दौर विचार और क्रिया के क्षेत्र में, साहित्य और नाटक में, मूर्तिकला और वास्तुकला में और भारत की सीमाओं से दूर सांस्कृतिक, मिशनरी और औपनिवेशिक उद्यमों में रचनात्मक प्रयासों के विस्फोट के साथ सफल होता है। बीच में आंतरिक कारणों और बाहर से घुसपैठ दोनों के कारण कुछ समय के लिए संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहती है और रचनात्मक ऊर्जा के एक नए दौर की शुरुआत होती है। विभिन्न दिशाओं में इस तरह की गतिविधि का अंतिम महान काल शास्त्रीय युग था, जो ईसा के बाद चौथी शताब्दी में शुरू हुआ था। लगभग 1000 एडी या उससे पहले भारत में आंतरिक क्षय के संकेत बहुत स्पष्ट हैं। हालांकि पुरानी कलात्मकता ने काम करना और साथ ही अच्छा काम करना जारी रखा। इसी दौरान एक अलग पृष्ठभूमि से नए लोगों ने भारत में आना शुरू कर दिया, जिससे थकान से जूझ रही भारत की आत्मा और उसके मन को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई।
चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे भारत के महाकाव्यों, परंपराओं और मिथकों के बारे में। प्राचीन भारत के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत ने शायद कई सौ वर्षों के दौरान आकार लिया और इनमें कई हिस्से तो बाद में भी जोड़े गए। ये महाकाव्य भारत में इंडो आर्य जाति के शुरुआती दिनों के बारे में बताते हैं, जब वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनमें आपसी झगड़े हो रहे थे। इन महाकाव्यों की असल रचना और संकलन बाद में किया गया था। नेहरू जी लिखते हैं कि उनकी नजर में दुनिया में ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसने इतने लंबे समय से लगातार इतनी बड़ी जनसंख्या के मन पर अपनी इतनी ज्यादा गहरी छाप छोड़ी हो, जितनी गहरी छाप महाभारत और रामायण ने छोड़ी है। दूर इतिहास से लेकर अब तक ये महाकाव्य भारतीय लोगों के जीवन में एक बेहद अहम स्थान रखते हैं और उनके जीवन को प्रभावित करने का काम करते हैं। हालांकि इन महाकाव्यों को उनके मूल रूप यानी संस्कृत में केवल कुछ बुद्धिजीवी ही पढ़ने की योग्यता रखते हैं, लेकिन अपने अलग अलग रूपांतर और विभिन्न मौखिक तथा लिखित तरीकों से ये महाकाव्य भारतीय लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये महाकाव्य हमें अपने पूर्वजों के रहस्यों को कुछ हद तक समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अलग अलग वर्गों में बटे भारतीय समाज को एकत्रित किया जा सकता है और कैसे अलग अलग वर्गों की आपसी लड़ाइयों को सुलझाकर उन्हें एक होने का एहसास दिलाया जा सकता है। इन महाकाव्यों ने अलग अलग हिस्सों में बटे भारतीय समाज को एक साझा नजरिया और इतिहास देने की कोशिश की है, ताकि समाज को एकजुट रखा जा सके। यूनानी, चीनी और अरबी लोग अतीत के उलट भारतीय अतीत में इतिहासकार नहीं थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और इसने हमारे लिए अब तारीखें तय करना या एक सटीक कार्यक्रम बनाना मुश्किल कर दिया था। घटनाएं एक दूसरे से टकराती और एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती थीं। केवल बहुत धैर्यवान विद्वान ही आज भारतीय इतिहास के चक्रव्यूह के सुराग खोजने में सफलता हासिल कर पाए थे। अगर गौर से देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में कल्याण द्वारा लिखी गई राज तरंगनी ही एक ऐसी पुस्तक है जिसे इतिहास के दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य पुस्तकों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलात्मक और स्थापत्य अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह में संकेतों को ढूंढने के लिए जाना होगा। इसके अलावा अगर हम अपने इतिहास के लिए निश्चित तारीख ढूंढना चाहते हैं तो हमें अरबी, चीनी, पारसी और अन्य विदेशी इतिहासकारों का सहारा लेना पड़ता है जो भारत यात्रा पर आए थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है जो विशाल नाटक का एक भाग है, लेकिन महाभारत का ये हिस्सा अपने आप में पूर्ण है और स्वतंत्र माना जाता है। ये 700 छंदों की एक अपेक्षाकृत छोटी कविता है। विलियम वॉन हम्बोल्ट ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि ये सबसे सुंदर, शायद किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद एकमात्र सच्चा दार्शनिक गीत है। भगवत गीता की रचना पूर्व बौद्ध युग में हुई थी और रचना के बाद से इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कभी कम नहीं हुआ और आज भी इसकी प्रसिद्धि भारत में हमेशा की तरह मजबूत है। दर्शन और विचार की हर शाखा भगवत गीता की ओर देखती है और अपने तरीके से इसकी व्याख्या करती है। संकट के समय जब मनुष्य का मन संदेह में तड़पता है और कर्तव्यों के संघर्ष से दब जाता है, तो अक्सर प्रकाश और मार्गदर्शन हासिल करने के लिए लोग भगवत गीता की ओर अपना रुख करते हैं। गीता का संदेश सांप्रदायिक नहीं है। ये केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है, बल्कि ये सभी के लिए आजाद रूप से उपलब्ध रहता है, क्योंकि भगवत गीता का संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं है और ये सभी को संबोधित करता है। इसलिए इसको दुनिया भर के लगभग हर हिस्से में लोकप्रियता हासिल है और गीता के संदेश को मानने वाले दुनिया भर में आपको मिलते रहेंगे। ऐसा मालूम होता है कि गीता के संदेश में कुछ ऐसा छिपा है जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता। व्यक्ति हर हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और पढ़ने वाले को एक नई सीख देता है। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर जवाहरलाल नेहरू मनुस्मृति के अनुसार टिप्पणी करते हैं। कानून के शुरुआती प्रतिपादक मनु के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय के कानून के हिसाब से महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी। महिलाएं हमेशा अपने घर में पुरुषों पर ही निर्भर रहती थीं। लगभग हर कानून के हिसाब से महिलाओं को संपत्ति की तरह देखा जाता था। हालांकि महाकाव्यों में महिलाओं को एक बेहद सम्मानित स्थान दिया गया था।
लेकिन दुर्भाग्य से उस दौर के समाज में महाकाव्य की सीख को लागू नहीं किया गया। पुराने कानून निर्माता मनु स्वयं कहते हैं कि जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहां देवता निवास करते हैं। वहीं तक्षशिला या किसी पुराने विश्वविद्यालय में महिला छात्रों का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ने कहीं ना कहीं छात्र के रूप में कार्य जरूर किया होगा, क्योंकि इसके बाद में विद्वान महिलाओं का बार बार उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं बाद के युगों में भी कई प्रतिष्ठित महिला विद्वान थीं। आधुनिक मानकों के आधार पर प्राचीन भारत में महिलाओं की कानूनी स्थिति खराब थी, लेकिन ये स्थिति प्राचीन ग्रीस और रोम की तुलना में प्रारंभिक ईसाई धर्म में मध्ययुगीन यूरोप के कैनन कानून के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर कही जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे भारत में बौद्ध और जैन धर्म फले फूले और उन्होंने किस तरीके से भारत पर अपना प्रभाव छोड़ा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वैदिक धर्म की शाखाओं से अलग थीं, लेकिन इनका विकास इन्हीं वेदों के जरिए हुआ था। हालांकि दोनों ही धर्म वेदों को नकारते हैं और अहिंसा तथा ब्रह्मचारी जीवन का निर्माण करने की शिक्षा देते हैं। वहीं दोनों ही धर्म की शिक्षाएं यूं तो तार्किक और जमीन से जुड़ी हुई मालूम पड़ती हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम उनके साथ बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और एक दूसरे के समकालीन थे। गौतम बुद्ध ने साहस का परिचय देते हुए प्रचलित धर्म के अंधविश्वासों, कुप्रथा और पुरोहित व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू किए। बुद्ध ने उस दौर की प्रचलित आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर चोट करते हुए चमत्कारों और रहस्योद्घाटन को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं गौतम बुद्ध ने इंसान की नैतिकता पर ज्यादा जोर दिया। गौतम बुद्ध का ये नजरिया भारतीय समाज में पहाड़ों से आते हुए एक ठंडी हवा के झोंके के समान साबित हुआ, जिसने समाज को नए विचारों से तरोताजा कर दिया। गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था पर सीधा हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने अपने नए धर्म से जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि गौतम बुद्ध की गतिविधियों और उनके संदेशों ने जाति व्यवस्था को अपने दौर में काफी हद तक कमजोर कर दिया था। ये बात सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था में बटा हुआ समाज विदेशी व्यापार और विदेशी संबंध बनाने में बहुत मुश्किल से कामयाब होता है। लेकिन गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद लगभग 1500 वर्षों तक भारत और पड़ोसी देशों के बीच व्यापार खूब फला फूला और भारतीय उपनिवेशों की संख्या भी बढ़ती गई। इसके साथ ही बाहर से आने वाली संस्कृतियों और नए लोगों को भी भारतीय समाज में स्वीकार किया गया। वहीं बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। हालांकि शुरुआत में बौद्ध धर्म एक क्षत्रिय जाति के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और ये समाज के शासक वर्ग और पुजारियों के बीच चल रही आपसी लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता नजर आ रहा था। लेकिन ब्राह्मण कर्मकांड का विरोध करने वाला बौद्ध धर्म का पहलू धीरे धीरे आम जनता के बीच भी लोकप्रिय हो गया। लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और भारत और विदेशों में शांतिपूर्ण प्रयासों के जरिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपनी पूरी ऊर्जा के साथ करने लगा। इन 200 सालों के दौरान भारत ने बहुत बड़े बदलाव देखे। वहीं छोटे छोटे राज्यों और गण राज्यों में बैठे भारत को एक केंद्रीय शक्ति के रूप में संगठित करने की कई कोशिशें भी हुईं। इन्हीं कोशिशों की बदौलत एक शक्तिशाली और बेहद विकसित साम्राज्य का निर्माण हुआ। सिकंदर ने जो उत्तर पश्चिम की ओर से भारत पर आक्रमण किया, तो भारत की ओर से मोर्चा संभालने के लिए ऐसे दो शक्तिशाली व्यक्ति सामने आए जिन्होंने इतिहास के रुख को मोड़ा और भारत को एक नए भविष्य की राह दिखाई। ये दो व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से बेहद प्रभावित थे और तक्षशिला में एक दफा उन्होंने स्वयं जाकर सिकंदर से मुलाकात भी की थी। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य भी तक्षशिला जाकर सिकंदर के सैनिकों की तैयारियों और उनकी रणनीतियों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ही सिकंदर की सेनाओं पर आक्रमण के लिए एक सही मौके की तलाश कर रहे थे। आखिरकार सन 323 में इन्हें खबर मिली कि सिकंदर की मौत हो चुकी है। वहीं बेबीलोन में सिकंदर की मौत के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट किया और सिकंदर की सेनाओं पर हमला कर दिया। सिकंदर की मौत के बाद एशिया माइनर से लेकर भारत तक सेल्यूकस निकेटर को साम्राज्य का अधिकारी बनाया गया था।
वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की सेनाओं को हराकर अफगानिस्तान में काबुल और हेरात तक कब्जा कर लिया। सेल्यूकस निकेटर ने हार मानकर अपने रिश्ते चंद्रगुप्त मौर्य से मजबूत करने के लिए अपनी बेटी की शादी मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त से कर दी। अब दक्षिण भारत को छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक और उत्तर में काबुल तक चंद्रगुप्त का साम्राज्य फैला हुआ था। भारत के इतिहास में पहली बार एक केंद्रीय राज्य इतनी बड़ी शक्ति बनकर उभरा था। जानकारी ये भी मिलती है कि पाटलिपुत्र को महान मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था। भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच संपर्क चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था और वो उनके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भी जारी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे अशोक ने इन संपर्कों को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक के दौर में भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका था और इसकी मुख्य वजह यहाँ से हो रहे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। सम्राट अशोक के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ता गया और आखिर में सौंग साम्राज्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थान ले लिया। उधर दक्षिण में लगातार बड़े बड़े राज्यों का उदय हो रहा था और वहीं दूसरी ओर उत्तर में बैक्ट्रियन या जिन्हें इंडो यूनानी भी कहा जाता है, वो अपना प्रभाव काबुल से लेकर पंजाब तक फैला रहे थे। इन इंडो यूनानी फौजियों का नेतृत्व मनिंदर नाम का जनरल कर रहा था। मनिंदर के नेतृत्व में इंडो यूनानी फौजों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वो पूरी तरीके से हार गया और उन्हें वहां से भागना पड़ा। यूनानी कमांडर मनिंदर जल्दी ही भारत के वातावरण के प्रभाव में आ गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। वहीं बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मनिंदर को राजा मिलिंद के नाम से जाना जाने लगा। राजा मिलिंद बौद्ध कथाओं में बेहद लोकप्रिय हुए और उन्हें एक संत की उपाधि प्राप्त हो गई। इसके बाद भारत और ग्रीस की संस्कृतियों के मिलन के बाद गंधार की ग्रीको बौद्ध कला का जन्म हुआ। ये कला अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बेहद प्रचलित थी। इस दौर में एक बार फिर से भारत छोटे छोटे राज्य में बंट गया था और विदेशी शक्तियां दोबारा से भारत को प्रभावित कर रही थीं। चौथी शताब्दी की शुरुआत में एक और महान शासक ने जन्म लिया जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने भारत में राज कर रहे विदेशियों को बाहर भगाया और एक बेहद शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आज भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सन 320 ईसा पूर्व से गुप्त साम्राज्य का दौर शुरू होता है जिसने एक के बाद एक महान शासक भारत को दिए और भारत में एक मजबूत केंद्रीय शासन की स्थापना की। चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अपने अगले एपिसोड की ओर जिसमें हम जानेंगे कि भारत और उसके शासकों ने अरब और मंगोल अभियानों का भी सामना किया था। लगभग 600 ईस्वी में जब सम्राट हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य पर शासन कर रहे थे और चीनी विद्वान तीर्थयात्री वेन सॉन्ग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तब इस्लाम अरब में आकार ले रहा था। वहीं इस्लाम अब भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक शक्ति के रूप में भारत में कदम रखने वाला था। हालांकि इस्लाम को भारत में पहुंचने में लगभग 600 साल और लगने वाले थे। वहीं भारतीय संस्कृति तेजी से दुनिया में फैल रही थी और उन्होंने स्पेन से लेकर मंगोलिया तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था। इसके साथ ही अरब संस्कृति भी एक बेहद शानदार और शक्तिशाली शक्ति के रूप में आकार ले रही थी, लेकिन भारत अब भी उससे प्रभावित नहीं हुआ था। अरब भारत के उत्तर पश्चिम छोर तक आ पहुंचा, लेकिन वो इसके आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि इस दौरान अरब सभ्यता और भारतीय संस्कृति लगातार एक दूसरे के संपर्क में थी। फिर धीरे धीरे अरब साम्राज्य का पतन होने लगा और उनकी जगह पर अलग अलग तुर्की के कबीले और मध्य तथा पश्चिम एशिया के कबीले उभरने लगे। वहीं भारतीय सीमा पर मौजूद अफगान और तुर्क भारत में इस्लाम को एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर लेकर आए। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में अरबों ने सिंध तक पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो सिंध के आगे नहीं बढ़ सके और वहीं तक सीमित रह गए। फिर कुछ दिनों बाद सिंध अरब साम्राज्य से अलग होकर एक छोटे से स्वतंत्र राज्य के रूप में मौजूद रहा। लगभग 300 वर्षों तक भारत में कोई और आक्रमण या घुसपैठ नहीं हुई। इसके बाद लगभग 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से हमले करने शुरू कर दिए। महमूद गजनी ने लूटपाट के लिए अनेक हमले किए और ये हमले बेहद खून खराबे से भरे होते थे और अंत में महमूद गजनी अपने साथ भारी संख्या में लूट का सामान लेकर वापस लौट जाता था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने अधीन कर लिया, लेकिन वो कश्मीर को जीतने में असमर्थ था।
ये पर्वतीय देश उसे रोकने और खदेड़ने में सफल रहा। काठियावाड़ के सोमनाथ से वापस जाते समय महमूद गजनी को राजपूताना रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी भारी हार का सामना करना पड़ा। ये उसका अंतिम आक्रमण था और वो फिर नहीं लौटा। कहते हैं महमूद गजनी एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होने के बजाय लड़ाकू प्रवृत्ति का इंसान ज्यादा था। लेकिन इतिहास के ज्यादातर चालाक लोगों की तरह उसने भी अपनी लड़ाई और अपनी जीत को धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया। भारत उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहां से वो लूटपाट करके अपने देश का खजाना भर सकता था। तब महमूद गजनी ने अपनी सेना में तिलक नाम के एक भारतीय हिंदू को शामिल किया और उसे अपनी सेना का एक बड़ा अधिकारी बनाया। अपने साथी मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ युद्ध करने के लिए महमूद गजनी ने तिलक के नेतृत्व में अपनी सेना को भेजा था। वहीं सन 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई और उसकी मौत के बाद लगभग 150 सालों तक भारत पर कोई भी अफगान या तुर्क आक्रमण नहीं हुआ। फिर एक अफगान शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत कर दिया। उन्होंने लाहौर और फिर दिल्ली तक मार्च किया, मगर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह से हरा दिया। लगभग एक साल बाद शहाबुद्दीन ने दोबारा से दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार उसकी जीत हुई और सन 1192 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास के एक लोकप्रिय किरदार थे और उनकी गिनती भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं में होती है। लेकिन उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह उनका प्रेम प्रसंग था। वहीं ये हमेशा से होता आया है कि प्यार के किस्से भारतीय जनता को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी और कन्नौज की राजकुमारी को बेहद पसंद करते थे। इसके साथ ही राजा जयचंद के विरोध के बावजूद पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की राजकुमारी को महल से भगाकर अपने साथ दिल्ली ले आए। पृथ्वीराज चौहान के इस कदम से कन्नौज और दिल्ली के बीच दुश्मनी हो गई और इसी दुश्मनी की वजह से आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक महिला के प्यार के लिए पृथ्वीराज ने अपना जीवन और सिंहासन खो दिया और दिल्ली, जो कि चौहान साम्राज्य और भारत की गद्दी मानी जाती थी, बाहर से आए एक आक्रमणकारी के हाथों में चली गई। लेकिन उनकी प्रेम कहानी अभी भी याद की जाती है और वो एक नायक हैं, जबकि जयचंद को लगभग एक देशद्रोही के रूप में देखा जाता है। महमूद गजनी के आक्रमण को निश्चित रूप से एक विदेशी तुर्की आक्रमण कहा जा सकता है, जिसकी वजह से पंजाब कुछ समय के लिए भारत से कट गया था। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में जो अफगान भारत आए वो पहले के आक्रमणकारियों से बेहद अलग थे। ये अफगान लोग इंडो आर्य जाति से संबंध रखते थे और भारतीय लोगों से नजदीकी से जुड़े हुए थे। इन अफगान लोगों की भाषा पश्तो का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ था। जल्द ही भारत इन अफगानों का घर बन गया और दिल्ली उनकी राजधानी। भारत आए इन अफगानों पर भारत का रंग बहुत तेजी से चढ़ने लगा। अफगानों का एक महान शासक अलाउद्दीन खिलजी ने खुद एक हिंदू महिला से शादी की और उनके बेटे ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश जैसे कुछ तुर्क शासक भी हुए, मगर इसके बावजूद दरबार और सेना में अफगानों का दबदबा कायम रहा। चौथी शताब्दी के अंत में उत्तर दिशा से तैमूर के नेतृत्व में दुर्ग या तुर्क मंगोल भारत की ओर आए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को नष्ट करके रख दिया। तैमूर ने भारत में केवल कुछ ही महीने बिताए और फिर वापस लौट गया। लेकिन तैमूर जहां जहां गया वहां उसने लाशों के ढेर लगा दिए। वहीं तैमूर के इस हमले ने दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दिया था। तैमूर द्वारा दिल्ली पर हमला किए जाने पर उत्तर भारत बेहद कमजोर हो गया था और तब दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य उभर कर सामने आया। उत्तर भारत से कई हिंदू शरणार्थी विजयनगर साम्राज्य में शरण लेने चले गए। उधर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य फल फूल रहा था तो उत्तर की ओर दिल्ली सल्तनत के सामने एक नया दुश्मन सामने आ खड़ा था। वो पानीपत का मैदान, जिसने अनेक दफा भारत के भविष्य को बदलते देखा था, एक बार फिर से निर्णायक जंग का गवाह बना। सन 15 से 26 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुए इस जंग में दिल्ली सल्तनत की हार हो गई और बाबर को दिल्ली की गद्दी मिल गई। बाबर तुर्क मंगोल जाति से संबंध रखते थे और एक मध्य एशियाई साम्राज्य के राजकुमार थे। इस कारण बाबर के दिल्ली की गद्दी पर बैठने के साथ भारत में मुगल राज्य का दौर शुरू हो जाता है। भारत के लिए मुगलों का ये दौर कैसा रहा और मुगलों के राज ने भारत पर क्या प्रभाव डाला है, ये जानने के लिए चलते हैं कुकू एफएम के अपने अगले एपिसोड की ओर। तैमूर के हमले के बाद दिल्ली सल्तनत का कमजोर होना ही केवल बाबर की सफलता की वजह नहीं थी, बल्कि बाबर के पास आधुनिक तोपखाने की तकनीक मौजूद थी
जिसने उसकी सफलता में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। मुगलों का महान साम्राज्य भारत में लगभग 200 सालों तक सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य बनकर रहा। वहीं अकबर भारतीय मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे और इन्हीं की बदौलत सन 1526 में बाबर द्वारा स्थापित किया गया मुगल साम्राज्य भारत में अपने पैर जमा सका था। मगर हिंदुस्तान आने के केवल 4 वर्ष बाद ही बाबर की मृत्यु हो गई। लेकिन हिंदुस्तान में बाबर के ये 4 साल भी बेहद मुश्किलों से भरे रहे, क्योंकि इस दौरान वो लगातार जंग से जूझ रहा था और साथ में अपने लिए आगरा में एक नई राजधानी का निर्माण भी करा रहा था। कहते हैं कि आगरा में अपनी राजधानी की रूपरेखा तैयार करने के लिए बाबर ने कुस्तुनतुनिया के कलाकारों को बुलाया था। जब बाबर और मुगल उत्तर भारत में आए थे तो यहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इसकी एक बड़ी वजह तैमूर का हमला था, जिसने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया और लोग गरीबी से जूझ रहे थे। हालांकि दूसरी ओर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य एक बेहद समृद्ध और फलता फूलता साम्राज्य था, जिसकी तारीफ करते हुए कई यूरोपीय यात्रियों ने अपने वर्णन लिखे हैं। अफगानों के आने से भारत काफी प्रभावित हुआ था और देश में प्रमुख परिवर्तन देखने को मिले। यह सिलसिला मुगलों के साथ और भी आगे बढ़ा, क्योंकि मुगल अफगानों के मुकाबले ज्यादा बेहतर संस्कृति से संबंध रखते थे और उनके जीवन का स्तर ऊंचा था। खासतौर पर मुगल जो तकनीकें और तौर तरीके ईरान से लेकर आए थे, उन्होंने भारत में मुगलों की जीवन शैली पर एक बड़ा प्रभाव डाला, जो कि आगे चलकर भारत की आम जनता तक पहुंचने लगा। इतिहास में अगर देखा जाए तो बाबर एक आकर्षक, साहसी और जागरूक राजकुमार तथा कला और साहित्य के शौकीन व्यक्ति के तौर पर नजर आता है, जिसे उच्च गुणवत्ता का जीवन जीना पसंद था। वहीं उनका पोता अकबर और भी आकर्षक था और उसमें बाबर की सारी खूबियां देखी जा सकती थीं। अकबर भी साहसी, एक सक्षम और जोशीला सेनापति था और फिर भी उसका हृदय कोमलता और करुणा से भरा था। अकबर एक आदर्शवादी और सपने देखने वाला इंसान था, लेकिन साथ ही वो एक कर्मठ व्यक्ति और एक ऐसा नेता था जिसने अपने चाहने वालों के भीतर वफादारी को जगाया। एक योद्धा के रूप में अकबर ने भारत के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसकी निगाहें इससे भी बड़ी जीत पर टिकी हुई थीं, जो किसी जमीनी जंग से नहीं हासिल की जा सकती थी। अकबर की निगाहें हिंदुस्तान के लोगों के मन और दिल की विजय पर टिकी थी। जैसा कि अकबर के दरबार में मौजूद पुर्तगाली लिखते हैं और बताते हैं कि अकबर की वो सम्मोहक आंखें धूप में समुद्र की तरह जीवंत थीं। अकबर की इन आंखों में अखंड भारत के पुराने सपने ने फिर से आकार लिया। अकबर केवल एक राज्य को राजनीतिक तौर पर एकजुट नहीं करना चाहता था, बल्कि वो पूरे भारत के लोगों को एकजुट करने का सपना देख रहा था। सन 1556 के बाद से लगभग 50 वर्षों के अपने लंबे शासनकाल के दौरान अकबर ने अब तक अपने इसी सपने पर काम करना जारी रखा। बहुत से अभिमानी राजपूत सरदार जो किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं झुकते, उनको अकबर ने अपने पक्ष में जीतने में सफलता हासिल की थी। इसके साथ ही अकबर ने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की और उनका बेटा और उत्तराधिकारी जहांगीर इस तरीके से आधा मुगल और आधा राजपूत हिंदू था। वहीं जहांगीर का पुत्र शाहजहां भी एक राजपूत मां का पुत्र था। इस प्रकार नस्लीय रूप से ये तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोलों से कहीं अधिक भारतीय हो गया था। भारत में अकबर को राजपूत कला और संस्कृति ने बेहद प्रभावित किया था और इनके साथ काफी जुड़ाव महसूस करते थे। वहीं अकबर ने राजपूत राजघरानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनकी मदद से उन्हें भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने में और मजबूत करने में काफी सहायता मिली। इसके साथ ही मुगल और राजपूत संस्कृतियों के इस मिलन से भारत में काफी बदलाव देखने को भी मिले। ये बदलाव केवल राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन्होंने भारत की कला और संस्कृति पर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। राजपूतों के साथ संपर्क में आने के बाद मुगलों पर तेजी से भारतीय रंग चढ़ने लगा और इसी तरह राजपूत भी काफी हद तक पारसी संस्कृति से प्रभावित हुए और इसका असर उनके रहन सहन और कला पर देखने को मिलता था। अकबर अपने साथ ज्यादातर राजपूत राजघरानों को मिलाने में सफल रहे, लेकिन वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपने सामने झुकाने में कभी सफल नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप की नजरों में अकबर एक बाहरी था, जिनके साथ वो किसी भी तरह के संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ संधि करने की बजाय अपना सारा जीवन जंगलों में बिताने का फैसला किया था। इसी दौरान अकबर ने अपने आसपास बेहद काबिल लोगों का एक समूह तैयार कर लिया था, जिन्हें लोकप्रिय रूप से अकबर के नवरत्न कहा जाता था। अकबर के नवरत्नों में फैजी, अबुल फजल, बीरबल,
राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खान खाना जैसे लोग शामिल थे। वहीं अकबर का दरबार सभी धर्म और आस्था को मानने वाले लोगों के मिलने का केंद्र बन गया और यहाँ पर आकर सभी लोग खुलकर अपने विचारों और अपनी आस्थाओं के बारे में बात कर सकते थे तथा दूसरे लोगों की आस्थाओं और विचारों को भी सुन सकते थे। मगर अकबर द्वारा सभी मान्यताओं और विचारों को अपने दरबार में सुनना और उनका प्रोत्साहन करना परंपरावादी मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और कई लोग इसके खिलाफ भी थे। लेकिन अकबर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने खुद दीन इलाही नाम की एक नई आस्था की शुरुआत करने की कोशिश की। इसमें सभी धर्म और मतों के विचार शामिल किए गए थे। ये अकबर का शासनकाल ही था जिसने उत्तर भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता को बहुत हद तक आगे बढ़ा दिया था। वहीं अकबर की लोकप्रियता जितनी मुसलमानों के बीच थी, लगभग उतनी ही लोकप्रियता का अनुभव हिंदुओं के बीच भी होता था। अकबर की इन्हीं नीतियों ने मुगलों को भारत में मजबूती से जम जाने का मौका दिया। वहीं अकबर के शासनकाल की सफलता को इसलिए आश्चर्यजनक माना जाता है क्योंकि उसके शासनकाल में मध्य भारत और उत्तर भारत के बीच जो एकता की भावना जागी थी वो वाकई में हैरान करने वाली थी। अकबर का बाहरी होना एक बड़ी बाधा थी और इसी तरह दूसरे धर्म और जाति भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे। लेकिन अकबर ने इन सभी बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए जो एकता की भावना भारतीय लोगों में पैदा की वो वाकई में काबिले तारीफ थी। अकबर के बाद शासन करने वाले जहांगीर और शाहजहां भी बहुत कुशल राजनेता या शासक नहीं थे, लेकिन उनका राज्य इसलिए बेहद सफल रहा क्योंकि उन्होंने अकबर की बनाई हुई व्यवस्था पर काम करना जारी रखा। लेकिन शाहजहां के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाले औरंगजेब ने एक अलग रास्ता चुना जिसने अकबर के सारे किए कराए पर एक प्रकार से पानी फेर दिया। इस सब के बावजूद अकबर ने जो जात पात और धर्म से ऊपर उठकर भारतीयों के मन में एकता की भावना पैदा की थी वो भारतीय लोगों के मन में से अब पूरी तरीके से गायब नहीं हुई। अकबर ने अपने शासनकाल के जरिए ये साबित कर दिया था कि भारत में हिंदू और मुसलमान और दूसरे धर्म एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं और साथ ही सफल भी हो सकते हैं। अकबर की मौत होने के बाद उनकी जगह जहांगीर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कायम हुए। जहांगीर भी धार्मिक नीतियों के मामले में अपने पिता अकबर के ही समान थे। जहांगीर के दौर में भी लगभग सभी धर्म और मतों के विचारों को प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन अकबर के मुकाबले जहांगीर को इतना कुशल सेनापति नहीं बताया जाता है। हालांकि जहांगीर को कला से बेहद प्रेम था और उसके दौर में भारत की कलाओं और कलाकारों को काफी प्रोत्साहन मिला और भारत की कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के शासनकाल के दौरान यूरोपीय शक्तियां समुद्र में अधिकार को लेकर एक दूसरे से लड़ रही थीं। वहीं अकबर अपने शासनकाल में यूरोपीय शक्तियों में से केवल पुर्तगालियों से परिचित थे। लेकिन अकबर के बेटे जहांगीर के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश नौसेना ने पुर्तगाली नौसेना को हराकर भारतीय महासागर पर अपना कब्जा जमा लिया था। ब्रिटिश सरकार की ओर से सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में हाजिर हुए और सूरत में एक उद्योग लगाने की अनुमति मांगी जो उन्हें हासिल हो गई। चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेज ताकत किस तरीके से आगे बढ़ी और उन्होंने कैसे भारत को अपने कब्जे में कर लिया था। जहांगीर के दरबार से अनुमति हासिल करने के बाद सन 1615 में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला उद्योग यानी फैक्ट्री लगाई। उसके बाद सन 1639 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास की स्थापना की गई। आने वाले 100 सालों तक किसी ने भी अंग्रेजों की ओर ध्यान नहीं दिया और अंग्रेज भी केवल भारत में व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। लेकिन 1685 में मुगल साम्राज्य को कमजोर होता देख अंग्रेजों ने जंग करके कुछ इलाकों को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब ने अंग्रेजों की सेना का सामना करते हुए उन्हें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी। मगर यूरोपीय शक्तियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ भारत कमजोर हो रहा था। सन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद अगले 100 सालों तक भारत पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए अलग अलग शक्तियों के बीच लड़ाइयां हो रही थीं। दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और अलग अलग राज्यों में गवर्नर और वायसराय के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी खुद को आजाद घोषित कर रहे थे। इस प्रकार मुगल तख्त के अधिकार में लगातार कमी आती जा रही थी। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के लिए मुख्य रूप से 4 शक्तियां आपस में लड़ रही थीं। इनमें 2 शक्तियां भारत की अपनी और 2 विदेशी शक्तियां थीं। भारतीय शक्तियों में मराठा और टीपू सुल्तान शामिल थे, तो विदेशी शक्तियों में अंग्रेज और फ्रेंच भारत पर अधिकार के लिए लड़ रहे थे।
इन सारी शक्तियों में से मराठा सबसे ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे थे। 18वीं शताब्दी के पहले हिस्से में यह साफ नजर आ रहा था कि मुगलों के बाद दिल्ली की गद्दी पर मराठा ही बैठने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मराठा दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाते, ऐसी दो घटनाएं हुई जिन्होंने मराठा शक्तियों को भारत की गद्दी हासिल करने से रोक दिया। इनमें सबसे पहले सन 1757 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिसने दिल्ली में आकर भारी लूटपाट मचाई और मुगल बादशाह की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। नादिर शाह ने जब दिल्ली फतेह कर ली तो इसका सीधा नुकसान मराठाओं को हुआ, क्योंकि नादिर शाह लूटपाट करने के बाद वापस ईरान लौट गया था। लेकिन नादिर शाह के जाने के बाद पंजाब का इलाका बेहद कमजोर पड़ गया था और मराठा शक्तियां पंजाब पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन अपने इसी अभियान के दौरान सन 1761 में मराठाओं को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के हाथों पानीपत के युद्ध में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उधर सन 1757 में क्लाइव ने धोखेबाजी और छल कपट के साथ प्लासी का युद्ध जीत लिया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। जल्द ही इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार को भी अपने कब्जे में कर लिया। बिहार और बंगाल पर अंग्रेजों के कब्जे का पहला सबसे बुरा नतीजा सन 1770 में देखने को मिला, जब इन भारी जनसंख्या वाले समृद्ध इलाकों को एक भयंकर भूखमरी का सामना करना पड़ा। उधर दक्षिणी भारत में अंग्रेज और फ्रेंच शक्तियों के बीच चल रही लड़ाई में अंग्रेज विजय हुए और फ्रेंच लोगों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। फ्रांस द्वारा भारत से निकल जाने पर अब केवल 3 शक्तियां भारत पर अधिकार जमाने के लिए लड़ रही थीं। वो थी मराठा, अंग्रेज और हैदर अली तथा टीपू सुल्तान। नक्शे में मौजूद हैदर अली ने अंग्रेजों की बढ़ती शक्तियों का अंदाजा सबसे पहले लगाया और उनसे पैदा हो रहे खतरे का आकलन करते हुए भारत के अलग अलग राजघरानों को साथ में आकर अंग्रेजों को देश से भगाने की योजना बनाई। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने साथ जोड़ने के लिए मराठों, हैदराबाद के निजाम और अवध के शुजाउद्दौला को संदेश भेजा। लेकिन हैदर अली की इस पहल का कोई भी नतीजा नहीं निकला। हालांकि हैदर अली खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के बेहद नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने लक्ष्य में सफल हो पाते, हैदर अली की अपनी सेना के साथ कूच करते समय मौत हो गई। वहीं हैदर अली की मौत के बाद उनकी जगह टीपू सुल्तान ने ले ली। टीपू सुल्तान भी एक काबिल और कुशल नेतृत्वकर्ता और अपने पिता की तरह दूरदर्शी थे। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्हें भी भारत के किसी भी राज्य से सहायता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद टीपू सुल्तान ने सहायता हासिल करने के लिए फ्रांस में नेपोलियन और तुर्की के सुल्तान के पास भी संदेश भेजा था। कहते हैं कि टीपू सुल्तान की तकनीकें बेहद आधुनिक थीं और उनके नेतृत्व में मैसूर की सेना बेहद मजबूत थी। लेकिन अंदरूनी विश्वासघात के चलते सन 1799 में अंग्रेजों की सेना ने टीपू सुल्तान को हरा दिया और उनकी हत्या भी कर दी। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये बात साफ हो चुकी थी कि भारत पर कब्जा जमाने के लिए असली जंग केवल मराठा और अंग्रेजों के बीच रह गई है। हालांकि मराठा शक्ति भारत में अंग्रेजों के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी, लेकिन मराठा साम्राज्य कई हिस्सों में बटा हुआ था। 19वीं सदी की शुरुआत में अलग अलग युद्ध के बाद आखिरकार सन 1818 में अंग्रेजों ने मराठों को शिकस्त दे दी और उनके हाथ से सारी शक्तियां छीन ली। वहीं अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए भारत में अब कोई भी प्रमुख शक्ति नहीं बची थी और ये तय हो चुका था कि अब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि उत्तर की ओर से महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में एक पंजाबी साम्राज्य खड़ा हुआ था, जो अफगानिस्तान की सीमा से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ था। मगर भारत का ये साम्राज्य कभी भी इस स्थिति में नहीं पहुंच पाया कि वो भारत पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का मुकाबला कर पाए। तो चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे भारत पर अंग्रेजों के राज और सन 1857 की क्रांति के बारे में। सन 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के बाद पहली बार एक बड़ा भारतीय क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आया। बंगाल पर कब्जे के साथ शुरू हुआ ये अधिकार धीरे धीरे बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी तट के दूसरे इलाकों में कुछ ही सालों के भीतर फैल गया। वहीं भारत में अंग्रेजों को दूसरी बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब उन्होंने भारत में मराठा शक्ति का अंत कर दिया। इसके बाद सन 1849 में अंतिम और निर्णायक जीत तब हासिल हुई जब उन्होंने सिख साम्राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। इस तरीके से अंग्रेज अब भारत के नीति निर्धारक बन चुके थे। हालांकि दिल्ली की गद्दी पर अभी भी मुगल शासक बैठता था, लेकिन वो केवल अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के लिए पेंशन तय कर दी थी, लेकिन गौरतलब है कि इस दौरान अंग्रेज जो सिक्के चाहते वो मुगल बादशाह के नाम पर ही निकाले जाते थे।
लेकिन भारत पर अंग्रेजों का राज भारतीय जनता के लिए बहुत मुश्किल भरा साबित हुआ। अगर गौर से देखा जाए तो जो भारत के इलाके अंग्रेजों के अधिकार में सबसे ज्यादा समय तक रहे, वो आज की तारीख में देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक हैं। अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति और संसाधनों का इस्तेमाल अपनी जेबें भरने के लिए शुरू किया और अंग्रेज शासन के दौर में अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। जो भी अधिकारी भारत आता था वो माला माल होकर इंग्लैंड लौटता था। दूसरी ओर इंग्लैंड ने भारत के उद्योगों और किसानों को पूरी तरीके से प्रभावित किया और उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करना शुरू कर दिया। भारतीय किसानों से जबरदस्ती अफीम की खेती करवाई गई। अंग्रेज अधिकारी भारतीय किसानों की फसल के बदले उन्हें मनमानी कीमत दिया करते थे और उनका शोषण भी करते थे। इसके अलावा अंग्रेज सरकार ने भारत की जनता पर बहुत सारे आयात कर भी लगाने शुरू कर दिए थे, जिनका भुगतान न कर पाने पर जनता को कड़ी सजा भुगतनी पड़ती थी। वहीं अंग्रेजों से पहले जिन शक्तियों ने भी भारत पर राज किया, चाहे वो घरेलू शक्ति रही हो या विदेशी शक्ति, सभी ने भारतीय परंपरा और सामाजिक जीवन का सम्मान करते हुए उसमें बदलाव करने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद उसमें शामिल होने के प्रयास किए थे। ऐसे में विदेशी शक्तियों ने भी खुद को भारतीयों से जोड़ लिया और भारतीय जड़ों से जुड़ गए। लेकिन अंग्रेजों के रूप में जो ये नए शासक आए थे, ये पूरी तरीके से अलग थे। एक सामान्य भारतीय और इन नए लोगों के बीच एक बहुत भारी खाई थी। भारत के गांव अब तक के इतिहास में भारत की अर्थव्यवस्था का आधार रहे थे। अंग्रेजों का शासन आने के बाद पूरी तरीके से कटकर अलग हो गए। लगभग 100 सालों तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहने के बाद बंगाल भी अंग्रेजों की हुकूमत का आदी हो गया था और लगभग भुखमरी और महामारी से जूझ रहा था। यही हाल दक्षिण में भी देखने को मिल रहा था। लेकिन उत्तर के राज्यों में अभी भी जनता के बीच अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया था। अंग्रेजों के अत्याचार और निरंकुश शासन की वजह से उत्तर भारत के जमींदारों और आम जनता के बीच अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना धीरे धीरे सुलग रही थी। अंग्रेज अधिकारी लगातार भारतीय परंपराओं का उल्लंघन कर रहे थे और भारतीय संस्कृति के लिए उनके मन में कोई भी इज्जत देखने को नहीं मिलती थी। इस बात से उत्तर भारत के जमींदारों और आम जनता के बीच काफी गुस्सा बढ़ रहा था। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भारत में जो नई न्यायिक प्रणाली लागू की थी, उसकी वजह से जनता के बीच भय और आतंक का माहौल बन गया। वहीं इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए नियमों से आम भारतीय एकदम अनजान थे। इसके साथ ही जो जज फैसला सुनाने के लिए नियुक्त किए जाते थे, उन्हें भी जनता की समस्याओं का अंदाजा नहीं हो पाता था, क्योंकि वो उनकी भाषा से ही अनजान थे। अंग्रेजों के इस उत्पात से परेशान होने के बाद आखिरकार मई सन 1857 में एक क्रांति की शुरुआत हो गई। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ के सैनिकों द्वारा की गई थी, लेकिन जल्द ही ये आग की तरह उत्तर भारत की जनता के बीच भी फैल गई। हालांकि इस क्रांति की योजना गुप्त रूप से पहले से तैयार की जा रही थी, लेकिन क्रांति की पूरी तैयारियां होने से पहले ही क्रांति की चिंगारी फूट गई। इसकी वजह से क्रांतिकारी नेताओं की योजना पटरी से उतर गई। इसके बावजूद ये क्रांति भारतीय जनता की ओर से इशारा था कि वो अंग्रेजों के राज से उकता चुकी है और अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने को तैयार है। सन 1857 की इस क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहली जंग माना जाता है। सन 1857 में भारत की आजादी के लिए हुई ये पहली क्रांति केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी। इसमें दिल्ली, अवध, बिहार और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र शामिल थे। वहीं अंग्रेजों के लिए इस क्रांति को अकेले अपने दम पर दबाना मुमकिन नहीं था। अंग्रेजों को ये क्रांति दबाने के लिए अलग अलग भारतीय शक्तियों से सहायता लेनी पड़ी। सन 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों को सिख और गोरखा सेनाओं की मदद हासिल हुई। इस क्रांति में भारतीयों का नेतृत्व कई काबिल योद्धाओं ने किया था। इन योद्धाओं में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह के रिश्तेदार फिरोज शाह भी शामिल थे। तात्या टोपे ने कई महीनों तक डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन जब लगभग उनकी सारी फौज नष्ट हो चुकी थी, तो उन्होंने मराठा राज्य में जाकर अपनी जान बचाने की योजना बनाई। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात थी कि तात्या टोपे को मराठों ने धोखा देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजी हुकूमत के हवाले कर दिया। इसके बाद सन 1857 की क्रांति की मुख्य वजह जमींदारों का विद्रोह कहा जा सकता है। लेकिन इस क्रांति में राष्ट्रवाद की भावना को लोगों के बीच उमड़ते देखा गया। वहीं इस क्रांति को सफल होने से रोकने वाले भी भारतीय राज्य और कुछ जमींदार ही थे, जिनकी मदद से अंग्रेज सरकार क्रांति को कुचलने में सफल रही।
अगर विभिन्न भारतीय राज्यों और जमींदारों ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया होता तो शायद हमें सन 1857 की क्रांति का कुछ दूसरा ही नतीजा देखने को मिल सकता था। हालांकि 1857 की क्रांति ने सीधे तौर पर भारत के केवल कुछ इलाकों पर ही अपना प्रभाव छोड़ा था, लेकिन इस क्रांति ने भारत में मौजूद अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया था। वहीं अंग्रेजी सरकार ने भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी, जो कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, उनसे लेकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट को सौंप दी। इस तरीके से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि हासिल हो गई और भारत आधिकारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। चलिए अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के सारांश के आखिरी एपिसोड की ओर, जिसमें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के आगमन और उनके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने के लिए कोई खास खतरा सामने नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सुगबुगाहट बढ़ रही थी। इस बीच सन 1885 में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ, जो आगे चलकर भारतीय जनता की आवाज बनकर सामने आने वाली थी। सन 1914 में जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उस समय भारतीय कांग्रेस दो हिस्सों में बंट चुकी थी। वहीं युद्ध की वजह से भी अंग्रेजी सरकार द्वारा कांग्रेस के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। युद्ध के हालात देखते हुए अंग्रेज सरकार ने बंगाल की जूट मिल यानी कारखाने और मुंबई अहमदाबाद की सूत की मिलों से बड़ी मात्रा में उत्पादन करना शुरू करवाया। इन मिलों से हुए भारी उत्पाद से इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारी संख्या में मुनाफा कमाया और भारत के भी कई करोड़पतियों की संपत्ति में कई गुना इजाफा देखने को मिला। लेकिन जो कामकाजी जनता इस व्यापार का आधार थी, उसकी हालत और खराब हो गई थी। उस दौरान जनता को उसके व्यापार से होने वाले फायदे में लगभग ना के बराबर हिस्सा दिया जाता था, जिस वजह से उनके जीवन का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया था। उसके ऊपर उनसे जब दिन रात काम लिया जाने लगा तो उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था। नेहरू जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की बस्तियों में गए तो वहां के हालात देखकर अंग्रेज सरकार की नीतियों पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। इन सब अव्यवस्थाओं और अंग्रेज सरकार की अत्याचारी नीतियों के बीच लगातार कमजोर पड़ रही कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को उस समय नई जान मिली जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए। गांधी जी ने भारत लौटकर अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे करोड़ों भारतीय लोगों के आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। गांधी जी जैसे ही कांग्रेस का हिस्सा बने, उन्होंने इस संगठन में नए बदलाव करने शुरू कर दिए, जिसकी बदौलत कांग्रेस अब केवल एक सीमित संगठन नहीं रह गई थी, बल्कि खुद में एक आंदोलन बन गई थी। गांधी जी के प्रयासों की बदौलत ही भारतीय कांग्रेस को लोकतांत्रिक बनाया जा सका। हालांकि ऐसा नहीं था कि पहले अपने इतिहास में कांग्रेस लोकतांत्रिक नहीं रही थी, लेकिन गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस में अधिकतर समाज के उच्च वर्ग के लोगों का दबदबा था। मगर गांधी जी के आने के बाद ये तस्वीर बदल गई और निचले तबके के लोग भी कांग्रेस के उच्च अधिकारी के पदों तक पहुंचने लगे। कांग्रेस से जुड़ने के बाद गांधी जी की अपील ने समाज के लगभग हर तबके को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं गांधी जी के साथ कांग्रेस के इस आंदोलन में जुड़ने के लिए समाज के हर तबके से लोग शामिल होने लगे थे। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के लोगों में गांधी जी का प्रभाव देखने को मिला। गांधी जी के विचार और उनके रहन सहन से लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। गांधी जी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान को अलग अलग हिस्सों में बांटकर राज कर रहे हैं। वहीं भारत में अंग्रेज सरकार को कमजोर करने के लिए गांधी जी ने अलग अलग अभियान शुरू करवाए। गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज भारत में राज केवल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा भारतीय तबका उनकी मदद कर रहा है। इस कारण ही अंग्रेजी सरकार को मिल रहे भारतीय सहयोग को खत्म करने के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने अपने सभी आंदोलनों के दौरान हिंसा पर हाथ जोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को केवल इसलिए वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में एक हिंसक घटना के बाद कुछ आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश पुलिस चौकी को जला दिया था। ब्रिटिश सरकार ने सन 1935 में कई अभियानों, आंदोलनों और बहसों के बाद गवर्नमेंट ऑफ